हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। एक एग्जाम आपको 25 अप्रैल को है, नर्दा एंड कल्चर क्लास 2। अभी आप लोगों को रिक्वायरमेंट तो लगी रही होगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों को मिल जाएं सब्जेक्ट वाइज। हम लोगों ने आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज तो लॉन्च की थी। उसमें आज हम ये सब्जेक्ट देखने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1077, the burnt clay building bricks having compressive strength less than dash Newton per mm square are known as common burnt clay bricks. Options are given 3.5, 12.5, 30 and last option is 40 Newton per mm square. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40 न्यूटन पर mm square। ठीक है, तो हमें पता है IS कोड 1077 1976 के अकॉर्डिंगली कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स को हम इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, है ना। इसमें सोन आ जाएगा और आ जाएगा 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 45 एंड सोन। ठीक है, हमें आपको बस इसमें ये बताना था कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग ब्रिक इस तरीके से क्लासिफाइड होती है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3.5 और ये जो 3.5 जो स्ट्रेंथ है ना वो कॉमन बिल्डिंग बर्न्ड ब्रिक्स की है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप बताइए जिसको इन ऑप्शंस में से मैं कंसीडर कर सकूं कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स में, है ना। अगर मिनिमम इनमें से मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है जिसके नीचे अगर और भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है तो वो सारे के सारे कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है 40, क्योंकि 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये एक ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसके अंडर जितनी भी ब्रिक्स लाई करती हैं वो सारी कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स कंसीडर होती हैं। अगर ब्रिक्स की स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होती है तो वो सारी हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहलाती हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आप देख लीजिए एज पर आईएस कोड 1077 बर्न्ड क्ले ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आर नोन एज हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, जो कि मैंने आपको भी बताया है। और ये जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं इनको हम यूज करते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन है, अगर फाउंडेशन बन रही है, हैवी फाउंडेशन बन रही है वहां पर यूज करते हैं, या फिर पियर्स बनाने में यूज करते हैं, पियर्स एंड एबटमेंट्स, जहां ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पियर्स एंड एबटमेंट्स होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो जो भी ब्रिक्स 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंडर लाई करती हैं, जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम होती है, वो सारी ब्रिक्स आपकी कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो था 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। After 24 hours immersion in cold water, water absorption by weight shall not exceed -% of the dry weight of the brick. Option हमें given है 40, 20, 25 and 30. ठीक है, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है अगर 24 घंटे के लिए हमने पानी में ब्रिक को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रखा है तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगी आफ्टर 24 घंटे, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि ये कौन सी क्लास की ब्रिक है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉर गुड ब्रिक्स, फॉर गुड ब्रिक्स। तो जो भी गुड ब्रिक्स होती हैं, जो भी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं, वो 20% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर अपन ने 24 घंटे के लिए पानी में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए रखा है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए
कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है कितना, 20। ठीक है, for a good bricks water absorption after 24 hours immersion in water should not be more than 20% of its dry weight। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, for wall having thickness of wall more than 1.5 brick the following bond is more compact and stronger। तो हमने ब्रिक मैसनरी पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया था तो उसमें हमने ब्रिक मैसनरी में टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, डबल फ्लैमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड होता है, डच बॉन्ड होता है ना, रैकिंग बॉन्ड होता है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर थिकनेस वॉल की हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसकी थिकनेस 1.5 से ज्यादा है, वॉल की थिकनेस 1.5 ब्रिक से ज्यादा है, तो हमें कौन सी बॉन्ड प्रोवाइड करनी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगी। तो इसके लिए जो आंसर है वो है इंग्लिश बॉन्ड। जो इंग्लिश बॉन्ड होती है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है अगर आपके वॉल की थिकनेस 1.5 ब्रिक से ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसका एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आप देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, इंग्लिश बॉन्ड। अब पता होना चाहिए भाई इंग्लिश बॉन्ड होती कैसे है पहले तो इंग्लिश बॉन्ड में जो एक फर्स्ट लेयर होती है वो पूरी की पूरी होती है स्ट्रेचर देन हेडर, देन नेक्स्ट लेयर स्ट्रेचर देन हेडर, मतलब अल्टरनेट लेयर्स होती हैं स्ट्रेचर एंड हेडर की, है ना। मींस एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पर आपकी होगी हेडर की फर्स्ट लेयर, सारी जो फर्स्ट लेयर होगी वो होगी हेडर की, देन सेकेंड लेयर होगी स्ट्रेचर की, देन अगेन हेडर, देन अगेन स्ट्रेचर। तो ये होती है आपकी इंग्लिश बॉन्ड, है ना। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है अगर आपको वॉल की थिकनेस 1.5 ब्रिक से ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस, हार्डनेस, साउंडनेस या फिर प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स और होल्स। ठीक है, सो हमें पता है, हमने टेस्ट किए हुए हैं बहुत सारे, उसमें जो एक टेस्ट है इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट अपन क्यों करते हैं? ठीक है, ब्रिक अर्थ मतलब क्या होता है, वो क्ले जिससे हम ब्रिक बनाने जा रहे हैं। अब वो क्ले आपने कहीं भी कोई ग्राउंड सरफेस से उठाया होगा, है ना, और उससे आप ब्रिक बनाने जा रहे होंगे। उस ब्रिक अर्थ में हो सकता है बहुत सारे टाइप के अल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट हो, मींस सोडा या पोटैश, है ना, सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं उस ब्रिक अर्थ में। ठीक है, आप उसी से आपने ब्रिक बना दिया है। ब्रिक बनाने के बाद जब हम उसको यूज करने जाते हैं तो उस समय आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर हम वाटर को स्प्रे करते हैं। अब जब वाटर को हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो कुछ समय बाद वो वाटर एवोपरेट हो जाता है। अब जो वाटर कैसे एवोपरेट होता है, पहले तो सरफेस के ऊपर से होता है, फिर जो अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है ब्रिक के अंदर, वहां से पानी बाहर की तरफ आता है और उसके बाद वो एवोपरेट होता है। तो पानी अपने साथ अगर उस ब्रिक अर्थ में जो ब्रिक्स, अगर वो ब्रिक ऐसे ब्रिक अर्थ से बनी हुई है जिसमें अल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट है, मींस सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो पानी अपने साथ सॉल्ट को भी लेकर आएगा और ब्रिक के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आपको ब्रिक के सरफेस के ऊपर व्हाइट कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट नजर आ रहा है तो उसी को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस इफेक्ट, उसी को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस इफेक्ट। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस, है ना। तो एल्कलाइन सब्सटेंस में जाएगा आपका सोडा या फिर पोटैश या और भी कोई टाइप की सॉल्ट्स अगर उस ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है तो उसके कारण इफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है। उसमें हार्डनेस, साउंडनेस, प्रेजेंस ऑफ क्रैक होल ये इफ्लोरेसेंस के वजह से नहीं होते हैं। इसलिए एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या बोलता है,
अगर ब्रिक में एल्कलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसके वजह से इफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर उस ब्रिक के ऊपर 50% से कम एरिया ऐसा है जिसके ऊपर व्हाइट सॉल्ट्स डिपॉजिट्स हैं, तो हम ऐसे ब्रिक्स को 12.5 क्लास ब्रिक से लेस देन में रखेंगे, है ना, क्योंकि हमने 1077 IS कोड 1077 के अकॉर्डिंगली ब्रिक को क्लासिफाई किया, जिसमें आपने देखा था 3.5 था, देन उसके बाद 5 था, 7.5 क्लास ग्रेड की ब्रिक थी, देन 12.5, इस तरीके से। तो ये सारी ब्रिक्स जो 12.5 क्लास से नीचे वाली जितनी भी ब्रिक्स हैं, है ना, तो उन सब में हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि अगर उन ब्रिक्स में 50% से कम एरिया के ऊपर सॉल्ट 50% से कम एरिया के ऊपर सॉल्ट डिपॉजिट्स हैं, तो हम यूज कर सकते हैं। जहां पे भी हम लेस देन 12.5 ग्रेड का ब्रिक का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, और हायर क्लासेस वाली ब्रिक्स का अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो उसमें जो सॉल्ट डिपोजिशन होता है वो लेस देन 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका लाइम, सेकंड ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड आयन, डी एल्कलीज। तो अभी हमने डिस्कस किया है, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, जो इफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है ब्रिक में वो किसकी वजह से आता है, सॉल्ट्स की वजह से या फिर सोडा एंड पोटैश की वजह से। तो हम इस सबको क्या बोल सकते हैं, एल्कलाइन सब्सटेंस, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कलीज। ठीक है, तो इफ्लोरेसेंस इफेक्ट ब्रिक में किसकी वजह से आता है, एल्कलीज की वजह से आता है। ठीक है, क्वीन क्लोजर इज, क्वीन क्लोजर क्या होता है ना। तो ऑप्शन हमें दिया है फुल ब्रिक होता है क्या, या लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक, या फिर 3/4 ब्रिक, या फिर हाफ ब्रिक। ये होती है आपकी फुल साइज ब्रिक। इसकी जो लेंथ होती है वो है 19 सेंटीमीटर। अपन अगर इसके थिकनेस की बात करें तो वो होता है 9 सेंटीमीटर, एंड विड्थ की बात करें तो ब्रिक की विड्थ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो होती है आपकी फुल ब्रिक। अब इसमें उन्होंने पूछा गया है क्वीन क्लोजर क्या होता है ना। सो आपने पढ़ा होगा ब्रिक मैसनरी में हम बैट का यूज करते हैं, हाफ बैट का, क्वीन क्लोजर का, किंग क्लोजर का, है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम ब्रिक मैसनरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये फुल ब्रिक होती है। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है क्वीन क्लोजर क्या होता है। अगर आप इस ब्रिक को इस तरीके से इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट कर देते हैं इस ब्रिक को, तो ये जो आपको ब्रिक नजर आ रही है शेडेड पोर्शन वाली, है ना, तो ये जो ब्रिक है वो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक, और इसी को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर। अब ये जो क्वीन क्लोजर है वो लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक भी हो सकता है या फिर क्वार्टर क्वीन क्लोजर भी हो सकता है। क्वार्टर क्वीन क्लोजर में क्या हो जाएगा, इसी हाफ लॉन्गिट्यूडनली कटेड ब्रिक्स को आप अगेन हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये होता है आपका क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ये आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है मैंने ब्रिक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये वाली ब्रिक नजर आ रही है ये है लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक, और ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये है क्वार्टर या बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड लेटरली हाफ ब्रिक। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक। अगर ब्रिक में एल्यूमिना प्रेजेंट है तो वो क्या इंपार्ट करता है। ठीक है, आपने पता है कि एल्यूमिना प्रेजेंट होता है जिसका परसेंटेज 20 to 30% होता है।
ठीक है, ये क्या इंपार्ट करता है, ये प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है। इसकी वजह से आपको जो भी शेप देना है क्ले से वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप बनाने जा रहे हैं ब्रिक, अब आप बनाने क्या जा रहे हैं, ब्रिक। तो ब्रिक में हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप का ब्रिक बनता है, ठीक है। तो इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप ब्रिक में किसकी वजह से आता है, एल्यूमिना की वजह से, क्योंकि एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है क्ले में। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सिलिका, जिसका परसेंटेज कितना होता है 50 to 60%। ये ब्रिक में श्रिंकेज एंड क्रैक से बचाता है। देन होता है लाइम, लाइम का परसेंटेज कितना होता है, लेस देन 10%, और गुड ब्रिक्स में ये 5 से 6% प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये भी श्रिंकेज से बचाता है। अब जब हम बर्निंग करते हैं तो सिलिका अपना काम लाइम के प्रेजेंस में ही करता है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं, जब बर्निंग होती है ब्रिक की तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्यूज होते हैं एक साथ, ठीक है, और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द बर्निंग, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज ब्रिक में कितना होता है, लेस देन 7%। ये क्या इंपार्ट करता है, चेरी रेड कलर, ठीक है। मैग्नीशिया इंपार्ट करता है येलोइश टिंट एंड डिके होने से बचाता है, और इसका परसेंटेज 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पैलेट बोर्ड इज यूज्ड फॉर। तो हमें पता होना चाहिए पैलेट बोर्ड को हम यूज कहाँ करते हैं, जब हम ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक का मोल्डिंग करते हैं, उस समय पैलेट बोर्ड का यूज होता है, ठीक है। अब ऑप्शन उन्होंने बोले हैं टू मेक फ्रॉग इन द ब्रिक, नहीं, ब्रिक में फ्रॉग बनाने के लिए हम स्टॉक बोर्ड का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ब्रिक में फ्रॉग बनाने के लिए हम स्टॉक बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोला है, तो बी ऑप्शन है टू माउंट द मोल्ड, हाँ, हम मोल्ड को माउंट करने के लिए हम पैलेट बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है फॉर टेबल मोल्डिंग ब्रिक्स, नहीं, एंड डी ऑप्शन नन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है टू माउंट द मोल्ड। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो पैलेट बोर्ड होता है ये थिन वुडन पीस होता है, ठीक है, इसको यूज करते हैं टू माउंट द मोल्ड। अब जब ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स बनती है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स बनती है तो उसके बेटर क्वालिटी के लिए एंड फ्रॉग उसके सरफेस पे बने, उसके लिए हम पैलेट बोर्ड एंड वुडन ब्लॉक का यूज करते हैं। ये जो वुडन ब्लॉक है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं हम इसी को, और स्टॉक में फ्रॉग का शेप बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जो पैलेट बोर्ड होता है वो थिन वुडन ब्लॉक होता है, उसके ऊपर 6 mm का वुडन ब्लॉक का प्रोजेक्शन होता है, और इस प्रोजेक्टेड एरिया में फ्रॉग का शेप बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है कि पैलेट बोर्ड को हम फ्रॉग बनाने के लिए यूज करते हैं, नहीं, हम मोल्ड को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ये हम फिर भी बोल सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, the required minimum crushing strength of brick for construction purpose is, options are 2.5 megapascal, 3.5 megapascal, 5.5 megapascal and 10.5 megapascal, ठीक है। तो IS कोड के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था कि जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, उससे कम स्ट्रेंथ ब्रिक की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3.5 मेगापास्कल या फिर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं IS कोड के अकॉर्डिंगली। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई भी ब्रिक की कितनी होती है, 3.5 मेगापास्कल या फिर 35 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, आपके ऑप्शन में जो यूनिट है वो चेंज है, ठीक है ना। सो 35 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 3.5 मेगापास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक्स शुड बी मोर देन। अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होती है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हम हैवी फाउंडेशन वर्क में यूज किया जाता है,
या फिर ब्रिज वर्क में जहां पे पियर्स एंड एबटमेंट्स बनते हैं वहां पर हम यूज करते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हैवी ड्यूटी क्ले ब्रिक शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, मैक्सिमम 40 से ज्यादा ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड एज बेस कोर्स इन ग्राउंड फ्लोर इज। सो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो हम बेस कोर्स ग्राउंड फ्लोर में यूज करते हैं वो होते हैं आपके 40 mm। चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड फॉर ग्राउंड फ्लोर बेस कोर्स इज 40 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट एज इट एग्जिबिट्स एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लाइमस्टोन। हम लाइमस्टोन को कभी भी एग्रीगेट की तरह यूज नहीं करते हैं कंक्रीट मेकिंग में। क्यों? क्योंकि ये एग्जिबिट करता है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अब जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के फॉर्म होते हैं इसमें। ये एल्कली सिलिका रिएक्शन हो सकता है, इसको बोलते हैं अपन ASR, एंड एल्कली कार्बोनेट रिएक्शन होता है जिसको ACR बोलते हैं। सो याद रखिएगा 2 टाइप्स के होते हैं ये रिएक्शंस, एल्कली सिलिका रिएक्शंस ASR एंड एल्कली कार्बोनेट रिएक्शंस ACR, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम यूज नहीं करते हैं कंक्रीट बनाने में। जब कंक्रीट बनाने में आपको पता है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, एडमिक्सचर्स इफ रिक्वायर्ड इनका यूज करते हैं, ठीक। तो हम कंक्रीट बनाने में कभी भी लाइमस्टोन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइननेस मॉडुलस इज। अब फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट के लिए अलग होता है एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइननेस मॉडुलस इज, फाइननेस मॉडुलस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट। नहीं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का तो रेशियो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट्स। नहीं, ये भी नहीं है। जो फाइननेस मॉडुलस होता है ना, ये एग्रीगेट का साइज बताता है। तो अब हम चेक करते हैं, एन इंडेक्स विच गिव्स द मीन साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन ए मिक्स। जब हम एग्रीगेट का यूज करना चाहते हैं तो उसका जो मीन साइज है वो हमें पता चलता है फाइननेस मॉडुलस से। तो ये फाइननेस मॉडुलस कोर्स एग्रीगेट्स के लिए अलग होता है एंड फाइन एग्रीगेट्स के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, मीन साइज ऑफ एग्रीगेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन इंडेक्स विच गिव्स द मीन साइज of the aggregates used in a mix. So option C is correct. Fineness modulus is a ratio of number which tells about the grain size of aggregate. आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो grain size बताता है aggregate का, ठीक है। सो याद रखिएगा, which of the following coarse aggregate requires minimum cement paste, ठीक है। अब हमें पता है बहुत सारे स्ट्रक्चर या बहुत सारे टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं। आपने देखा होगा कंक्रीट बनाने के लिए बहुत सारे टाइप्स के एग्रीगेट का शेप यूज कर सकते हैं भाई, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। तो अब हम देखें, राउंडेड शेप का एग्रीगेट यूज करते हैं, फ्लैकी शेप का, इररेगुलर शेप का, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स के शेप्स होते हैं, उन एग्रीगेट्स को हम यूज करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है वो कौन से एग्रीगेट से मिलती है, एंगुलर शेप के एग्रीगेट से जो आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है वो सबसे अच्छी मिलती है, ठीक है। तो अभी तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शेप का एग्रीगेट हम यूज करें जिससे सीमेंट पेस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर राउंड शेप के एग्रीगेट हमने कंक्रीट बनाने के लिए यूज किए, राउंड शेप के एग्रीगेट्स हमने कंक्रीट बनाने के लिए यूज किए, और एक तरफ आप इररेगुलर शेप के एग्रीगेट्स या फिर फ्लैकी एग्रीगेट्स या एंगुलर शेप के एग्रीगेट्स आप यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर
इर्रेगुलर शेप के एग्रीगेट्स होते हैं ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर एग्रीगेट बहुत सारे एग्रीगेट्स को टच कर सकता है अलग अलग डायरेक्शन से, है ना। अगर मान लो ये पर्टिकुलर एग्रीगेट है, ये वाला आप ये एग्रीगेट देख रहे हैं, ये बहुत सारे एंगल से दूसरे एग्रीगेट्स को टच कर सकता है, और जब दो एग्रीगेट्स टच होंगे तो उनके बीच में सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें राउंडेड शेप एग्रीगेट का, तो वो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया होता है दो एग्रीगेट्स के बीच में। किसमें? राउंडेड शेप के एग्रीगेट में। और इर्रेगुलर शेप के एग्रीगेट्स में, जिसमें आ जाएंगे आपके रेगुलर एग्रीगेट्स, फ्रैकी एग्रीगेट्स या एंगुलर एग्रीगेट्स, इनके लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है ना। मतलब मैक्सिमम जगह से वो दूसरे एग्रीगेट से कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उनके लिए जो सीमेंट पेस्ट लगता है वो ज्यादा लगता है। और जब राउंडेड शेप के एग्रीगेट्स होते हैं ना तो उनका जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो मिनिमम सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राउंडेड शेप का एग्रीगेट, क्योंकि राउंडेड शेप के एग्रीगेट के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया, तो सीमेंट पेस्ट का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। लेकिन अगर अपन बात करते हैं इर्रेगुलर, फ्लैकी या फिर एंगुलर एग्रीगेट्स जो होते हैं ना, इनका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है अदर एग्रीगेट से वो ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर दिया तो सीमेंट पेस्ट जो होता है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका आप डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। राउंडेड कोर्स एग्रीगेट्स हैव लीस्ट सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कम सरफेस एरिया होता है, तो लीस्ट सरफेस एरिया फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, हेंस दे रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब। द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज द परसेंटेज by weight of particles having least dimension मतलब thickness less than dash of their mean dimension, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है जो फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है कोर्स एग्रीगेट का, वो क्या होता है? इस परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हैविंग लीस्ट डायमेंशन थिकनेस लेस देन डैश ऑफ देयर मीन डायमेंशन। तो इसका हम एक बार आंसर देखें तो आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 3/5, है ना। 3/5 या फिर लेस देन 0.6 ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लीस्ट डायमेंशन थिकनेस ब्रैकेट में लेस देन 0.6 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 3/5, ठीक है। चलिए The fineness modulus of fine aggregate should be between, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी फाइननेस मॉडुलस क्या होता है ना। तो फाइननेस मॉडुलस क्या होता है? एक नंबर होता है जो कि हमें क्या बताता है? मीन साइज बताता है एग्रीगेट्स का, या ग्रेन साइज पता चलता है हमें एग्रीगेट्स का। और मैंने उस समय आपको ये भी बताया था कि फाइननेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट्स के लिए अलग होता है, कोर्स एग्रीगेट्स के लिए अलग होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी बिटवीन। तो जो फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट होता है वो 2 से 3 के बीच में लाई करता है, 2 to 3 के बीच में लाई करता है। एक बार आप उसका डिटेल देख लें, क्योंकि इससे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जो फाइननेस मॉडुलस कोर्स सैंड के लिए क्या रेंज होती है ना। सो टाइप्स ऑफ सैंड एंड फाइननेस मॉडुलस रेंज है। तो फाइन एग्रीगेट्स में भी ये 3 रेंज होती है। फाइन एग्रीगेट्स में भी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड या फिर फाइन सैंड। तो कोर्स सैंड के लिए जो फाइननेस मॉडुलस होता है वो 2.9 to 3.2 होता है, मीडियम सैंड के लिए 2.6 to 2.9 एंड फाइन सैंड के लिए 2.2 to 2.6। सो इस तरीके से ये जो रेंज है फाइन एग्रीगेट के लिए वो कितनी होती है? 2 से लेके 3 के बीच में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है 2-3 फॉर्म में, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट अदर देन मेसनरी सीमेंट
As per IS 4031 Part 6, the size of cube used is, हमें पता है हम कोई भी बिल्डिंग मटेरियल को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के वक्त तो उसका हम टेस्ट करते हैं, तो सीमेंट का भी टेस्ट होता है ना। तो अब सीमेंट को टेस्ट करने के लिए हम क्यूब फॉर्म करते हैं, तो उन्होंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया उस क्यूब का साइज क्या होता है, ठीक है ना। तो सीमेंट को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके जो क्यूब के साइज होते हैं वो होते हैं 70.6 mm, और जब हम कॉन्क्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उस समय जब क्यूब कास्ट करते हैं तो उस समय क्यूब के मोल्ड का साइज होता है कितना, जो क्यूब का साइज होता है वो कितना होता है 150 mm, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो 150 mm है ये कंक्रीट के लिए होता है, और जो 70.6 mm है ये किसके क्यूब के साइज होते हैं, ये होते हैं आपके सीमेंट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सी। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन 70.6 mm या फिर 150 mm, है ना। कभी कभी तो वो 100 mm भी मार्क कर देते हैं। सो याद रखिएगा जब हम सीमेंट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने जाते हैं तो उस समय जो क्यूब का साइज होता है वो 70.6 mm होता है IS कोड 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब कंक्रीट का करने जाते हैं तो उसके लिए क्यूब कास्ट करते हैं हम 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm, क्लियर। चलिए इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है और उसमें बता दिया IS कोड 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंगली 70.6 mm का साइज होता है। अगर डिटेल में लिखे तो 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm ये क्यूब का साइज होता है टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो सीमेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं हम एक बार लिख देती हूं मैं आपको। लाइम 62%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 5%, आयरन ऑक्साइड लेस देन 5%, ठीक है। मैग्नीशिया लेस देन 1%, सल्फर प्रेजेंट है तो ये लेस देन 1% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एल्कलीज लेस देन 1%। तो ये तो होता है सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो बॉक्स कंपाउंड क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये सारे बॉक्स कंपाउंड्स हैं। ये सारे क्या है, बॉक्स कंपाउंड्स हैं। तो ये फॉर्म होते हैं बॉक्स कंपाउंड्स। जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आता है इन सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट से तो बॉक्स कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब बॉक्स कंपाउंड्स में आपको दिखाई दे रहा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है ना। तो इन सबका परसेंटेज अलग अलग होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में इन बॉक्स कंपाउंड का, है ना। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट कौन सा है इसमें से। जो सीमेंटिंग कंपाउंड होता है ना वो ज्यादा पाया जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में, और ये सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, या सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। लगभग 32 to 40% ये कंपाउंड फॉर्म होता है, 32% to 40% ये कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसमें मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड होता है। ये मतलब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, मेजर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है इस कंपाउंड में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी और आपको अगर इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, तो ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, ये
अर्ली स्ट्रेंथ मतलब 7 डेज स्ट्रेंथ हमें बताता है, या 7 डेज स्ट्रेंथ जो सीमेंट में आती है या 7 डेज स्ट्रेंथ सीमेंट में ऑकर होती है, वो किसकी वजह से होती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। अगर अपन बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है कितनी? इससे अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट ये विद इन 24 आवर्स फॉर्म हो जाते हैं, और इनमें से जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है ना। और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी मैक्सिमम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में होती है, और वो कितनी होती है? 865 जूल पर ग्राम। तो याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉक्स कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के सारे, ठीक है ना। तो इनका परसेंटेज डिटेल में मैंने इस स्लाइड पर लिखा हुआ है, सो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अराउंड 40%। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kg इज, है ना। सो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमें पता है, क्वेश्चन में भी गिवन है, पता भी है, एक बैग में 50 kg सीमेंट होती है, ठीक है। तो 50 kg को अगर मैं इस सीमेंट की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, क्या होती है डेंसिटी? 1440 kg पर मीटर क्यूब। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक बैग ऑफ सीमेंट में कितने केजी सीमेंट होती है, ठीक है ना। सो हमें यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा? 0.0345 मीटर क्यूब। तो ये क्या है? वॉल्यूम है एक बैग ऑफ सीमेंट का। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम कंस्ट्रक्शन के लिए हम इनमें से कौन से टाइप की सीमेंट का यूज करते हैं? आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब ये हमें पता है, जहां पे भी डैम कंस्ट्रक्शन होता है या फिर जहां पे मास कंक्रीटिंग वर्क की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो डैम कंस्ट्रक्शन में मास कंक्रीटिंग वर्क होता है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में कंक्रीट वहां पर हम प्लेस करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने के वजह से सरफेस पे क्रैक आ सकते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल सीमेंट का यूज किया, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर यूज किया, तो सरफेस पे क्रैक आ सकते हैं, श्रिंकेज हो सकता है, तो हम ऐसे सीमेंट का वहां यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गिवन है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में तो और तेजी से हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और अगर हमने सीमेंट को यूज किया मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए, तो श्रिंकेज एंड क्रैक आ जाएंगे। तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज वहां पर किया जाता है जहां पे हमें, जैसे ही हम उस सीमेंट का यूज करें तो वो सरफेस को हम यूज में लेने लग जाए, मतलब हमें रैपिडली हार्डनिंग चाहिए है वहां का, तो हम इसको यूज करते हैं रोड रिपेयर वर्क में। जो भी रिपेयर वर्क हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। देन उसके बाद क्विक सेटिंग सीमेंट, जल्दी से सेट हो जाए ऐसी सीमेंट होती है। अब यहाँ पे भी अगर इस सीमेंट का हमने यूज कर दिया कहाँ पे, डैम बनाने में, तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज और क्रैक आने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्विक सेटिंग सीमेंट का ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे रनिंग वाटर है या फिर कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर होता है ना। सो हम वहां पे यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट का। नेक्स्ट सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे जो अर्थ सरफेस है या फिर कोई रिवर वाटर, सी वाटर कंटामिनेटेड है बाय सल्फर अटैक से, तो हम इन तीनों सीमेंट को तो यूज नहीं कर सकते। तो बची हुई लो हीट सीमेंट, और नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें से जो हीट इवोल्यूशन है वो बहुत धीरे धीरे होगा, है ना। जब आपको यही चाहिए है, जब हम मास कंक्रीटिंग वर्क करते हैं फॉर एग्जांपल डैम साइट पे, तो वहां पे जो हम कंक्रीट को प्लेस कराते हैं, प्लेस कराने के बाद उसमें से जो हीट इवोल्यूशन होना चाहिए वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और बहुत बड़े सरफेस एरिया पे आप कंक्रीटिंग वर्क करने जा रहे हो, तो सरफेस पे क्रैक आ सकते हैं,
है ना, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, क्रैक आ सकते हैं, श्रिंकेज आ सकते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको ऐसे सीमेंट का यूज करना है जिसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हो रहा है बहुत लो, धीरे धीरे हो, ठीक है। तो जो लो हीट सीमेंट होती है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट होता है। 60 मिनट से ज्यादा ही होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। द कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट इज टू ऑब्टेन, अब सीमेंट में हम टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट हम क्यों करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट से हम वाटर का रिक्वायरमेंट पता करते हैं जो हमें सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए लगता है ना। सो जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो हम क्यों करते हैं? परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर कंसिस्टेंट पेस्ट, एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो हम सीमेंट में कंसिस्टेंसी टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो टेस्ट होता है उसको एपरेटस कौन सा होता है? विकेट एपरेटस, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकेट एपरेटस होता है, उससे हम कंसिस्टेंसी सीमेंट की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इससे हमें क्या पता चलता है? परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर कंसिस्टेंट पेस्ट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है सीमेंट पेस्ट के लिए, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसी विकेट एपरेटस से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं जिसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट भी हम इसी टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें इंक्रीज्ड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड की वजह से आता है? हमें पता है बोक्स कंपाउंड 4 टाइप के होते हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF, है ना। ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं, C3A, C2S, C3S, C4AF। हमने बताया था आपको जो C3A एंड C4AF होता है ना, ये दोनों कंपाउंड्स जो है बोक्स के, ये 24 घंटे के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और जो C2S है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब वो स्ट्रेंथ वो 1 ईयर या 1 ईयर के बाद आती है उस सीमेंट में, या उससे जो भी आपने एलिमेंट प्रिपेयर किया है उस सीमेंट से, ठीक है। और जो C3S कंपाउंड होता है बोक्स का, C3S बोक्स कंपाउंड होता है, ये 7 दिन में फॉर्म होता है, 7 दिन में फॉर्म होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, है ना। सो इसका परसेंटेज भी कितना होता है? इसका परसेंटेज अगर अपन बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 40% समथिंग होता है, ठीक है ना। तो C3S रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अब यहाँ बात हो रही है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, और इसमें जो इंक्रीज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ना, वो ऐसे कौन से कंपाउंड से होता है? तो हमें पता है भाई C3S रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हमें रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है हायर कंटेंट ऑफ C3S, हायर कंटेंट ऑफ C3S इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे C3S, और ऑप्शन से एक बार चेक कर लीजिए, C3A तो नहीं होगा। फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है भाई करेक्ट, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन हैं तो भी हमें इंक्रीज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ मिल सकता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं फिर, लेकिन जीपीएससी में तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो इसका मतलब हमें 4th ऑप्शन में रीड करना पड़ेगा। क्या बोला है 4th ऑप्शन? हायर कंटेंट ऑफ C3S एंड फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। C3S is responsible for 7 days strength, that is early strength gain, and hence higher content of C3S
इज यूज्ड इन RHS। मैंने बताया था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में लगभग 40 मतलब 32 to 40% जो होता है वो C3S कंपाउंड का होता है। तो ये तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो इसमें जो इनिशियल स्ट्रेंथ आती है ना वो 3 डेज में आ जाती है लगभग। तो इसका मतलब इसमें जो C3S का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, कितना होगा, लगभग 50% होता है। ठीक है, तो और सेकंड उसने ये भी बताया है सेकेंडरी में कि फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू मोर सरफेस एरिया अवेलेबल, है ना। हमें पता है अगर जितनी ज्यादा फाइन सीमेंट होगी उतने सरफेस एरिया को कवर करेगी ना, जितने जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतने जल्दी सीमेंट सेट करेगी, हार्ड होगी उसकी सरफेस और स्ट्रेंथ गेन करेगी। क्लियर हुआ? तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें मैच द कॉलम का है ये क्वेश्चन। आप देख रहे हैं जो लिस्ट 1 है उसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट गिवन है एंड जो लिस्ट 2 है उसमें सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। ठीक है, तो आपको मैच करना है। सो हम एक बार देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीमेंट में कौन कौन से टाइप के सीमेंट्स हमें गिवन है। तो पहला जो सीमेंट है वो है हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड मतलब हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, हमें एक फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। ठीक है, तीसरा है हाई एल्यूमिना सीमेंट और फोर्थ है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट को एक बार रीड करके देख लिया। अब हम एक बार लिस्ट 2 में जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार रीड करके देख लेते हैं। जो लिस्ट 2 है उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट दिख रहा है ना, शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, तो ये एडमिक्सचर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो करेक्टेड है फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट में ये जो सीमेंट होती है इस टाइप की सीमेंट होती है, अगर आपने कोई भी एडमिक्सचर्स को यूज किया ना तो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो रिएक्शन है हाइड्रेशन वाली वो एनहांस कर सकती है, इंक्रीज हो सकती है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इस कारण से हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है उसके साथ कभी भी हम एडमिक्सचर्स यूज नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन ऑप्शंस में लिख लें पहले A, B, C एंड D ऑप्शंस हैं, तो हमें क्या लग रहा है जो फर्स्ट वाला है शुड नॉट बी यूज्ड विद एनी एडमिक्सचर, तो ये है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हम C के आगे लिख देते हैं क्या, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फिर अपन अब सेकंड पॉइंट रीड करते हैं इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक, है ना। जो सेकंड पॉइंट है वो मैच कर रहा है बी ऑप्शन से सुपर सल्फेटेड सीमेंट से। क्यों? क्योंकि जब इसी सीरीज में हमने भी स्टार्ट किए थे क्वेश्चन तब मैंने बताया था जो सुपर सल्फेटेड सीमेंट होता है तो वो क्यों हम यूज करते हैं जहां पे कहीं पे भी सल्फर अटैक हो सकता है ना, या हम बोल सकते हैं केमिकल अटैक में यूज करते हैं। केमिकल रेजिस्टेंट सीमेंट होती है ये। तो ये हमने आपको बताया था कहाँ यूज करते हैं, अगर कोई ग्राउंड सरफेस अफेक्टेड या फिर कंटामिनेटेड है बाय सल्फर या फिर वाटर कंटामिनेटेड है सल्फर से या सी वाटर, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन के आगे मैं लिख देती हूँ 2, तो ये हमने लिख दिया है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑप्शन गिव्स ए हाई रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसमें C3S कंटेंट, C3S का परसेंटेज जो होता है वो बहुत हाई होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ कब होता है, जब जो सरफेस है हीट इवोल्यूशन उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो सरफेस सेट कर जाएगा, हार्ड कर जाएगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, C3S का जो अमाउंट है परसेंटेज उसको इंक्रीज करना पड़ेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, है ना। तो ये जो ऑप्शन क्या बोल रहा है गिव्स ए हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो ये इन सीमेंट में से किसमें हो सकता है भाई, हाँ पोर्टलैंड सीमेंट में तो नहीं होता है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट में भी हमने नहीं पढ़ा था अभी, हाई एल्यूमिना सीमेंट में भी नहीं होता है, उसमें तो और ज्यादा हीट जो होती है वो लो होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डी वाला था, तो इसमें हम लिख सकते हैं डी के आगे
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बचा हुआ एक ही है, हैज ए हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज 32 to 40% लगभग होता है। इसका परसेंटेज बहुत हाई होता है, मतलब 4 बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से C3S का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, 32 to 40% होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 4। तो हम यहाँ पर एक बार मैच कर लेते हैं, हमारा सीक्वेंस निकल कर आया 4 2 1 3 और इधर पर हम मैच कर लेते हैं 4 2 1 3, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है ना। सो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। फर्स्ट स्टेटमेंट उसने बोला है, टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन, है ना। जब हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं टू मेक कंसिस्टेंट सीमेंट पेस्ट, है ना। उसी समय हम इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट हुआ। चलिए तो हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लो हीट सीमेंट हैज हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है, हमने आपको बताया था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो बॉक्स कंपाउंड था C3A, उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितना होता है 865 जूल पर ग्राम, और सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की वजह से होता है। अगर हमने लो हीट सीमेंट में भी C3A का परसेंटेज इंक्रीज कर दिया या कुछ भी इंग्रेडिएंट्स में ऐसा आपने चेंजेस किया, है ना, तो उसके वजह से जो बॉक्स कंपाउंड में जो C3A है उसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हीट इवोल्यूशन हाई हो जाएगा। और लो हीट सीमेंट में तो हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हीट इवॉल्व हो, तो इसका मतलब तो ये गलत स्टेटमेंट है। कभी भी लो हीट सीमेंट में C3A का परसेंटेज हाई नहीं हो सकता है ना। तो ये थ्योरी या ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स लार्ज परसेंटेज ऑफ C3S एंड लोअर परसेंटेज ऑफ C2S। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है, हमने आपको बताया था बॉक्स कंपाउंड में जो C3S वाला कंपाउंड होता है उसका काम होता है कि वो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उस सीमेंट से अगर जो भी एलिमेंट तैयार किया गया है ना। अब ये अर्ली स्ट्रेंथ हमें क्यों मिलती है, क्योंकि ये कंपाउंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 7 दिन में बन जाता है, 7 डेज में फॉर्म हो जाता है। तो C3S रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के। अब जो C2S होता है ना, इसका जो परसेंटेज होता है वो लोअर होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के। अल्टीमेट स्ट्रेंथ या तो 1 साल बाद स्ट्रेंथ गेन करती है। तो ये तो पॉइंट एकदम करेक्ट है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट बन रहे हैं स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब अपन सीमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं तो सीमेंट के टाइप्स, बहुत सारे टाइप के सीमेंट होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, देन उसके बाद सुपर सल्फेटेड सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, बहुत सारे टाइप के सीमेंट्स होते हैं, है ना। तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ये थ्योरी में सारा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो पढ़ाया हुआ है मतलब आपको पता होगा ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल का फ्री कंटेंट
की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जस्ट क्लिक करिए, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, तो हम आपको बिल्डिंग मटेरियल का फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो उस कंटेंट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन का तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding the cement fineness is not correct? अब उसने एक 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट वो क्या बोलता है, फाइन सीमेंट इज मोर लायबल टू सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन ए कोर्स सीमेंट। कोर्स सीमेंट और फाइन सीमेंट में उसने ये बताया है, जो फाइन सीमेंट होता है ना उसमें क्या होता है, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ज्यादा आ सकता है देन कोर्स सीमेंट। क्यों? क्योंकि फाइन सीमेंट होते हैं सरफेस एरिया को, लार्ज सरफेस एरिया को कवर करते हैं और ईच पार्टिकल हाइड्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो उसमें श्रिंकेज क्रैकिंग आने की संभावना बढ़ जाती है देन कोर्स सीमेंट से, है ना। सो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइन सीमेंट विल शो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट। अब बात करते हैं, फाइन सीमेंट विल शो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट, है ना। तो सही बात है, जो फाइन सीमेंट होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हार्डनिंग रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हार्डनिंग रेट होता है ना, सरफेस बहुत जल्दी हार्ड करती है। क्यों? क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है फाइन सीमेंट से। जितनी ज्यादा फाइन सीमेंट होगी ना, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन उतने जल्दी होगी, ज्यादा नहीं होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बात याद रखना। जितना कोई भी सीमेंट है, मान लीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, अगर उसमें 33 ग्रेड की सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में और एक 53 ग्रेड की सीमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 33 ग्रेड वाली सीमेंट कोर्स सीमेंट होती है और 53 ग्रेड वाली सीमेंट फाइन सीमेंट होती है ना। तो इनका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो डिफरेंट नहीं होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो वो तो अगर अपन C3A कंपाउंड की बात करें तो 865 जूल पर ग्राम ही होगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो उसके वजह से जल्दी सरफेस सेट होगा, हार्ड होगा और स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज मच लार्जर देन कोर्स सीमेंट। ये तो गलत है, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फाइन सीमेंट शोज फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, ये तो करेक्ट है। फास्टर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन मतलब रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन तो फास्ट होगा, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू है ना, वो डिफरेंट नहीं होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि फाइन सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू है वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू कोर्स सीमेंट में, नहीं, वो तो सेम रहेगी, बट जो रेट होता है ना, स्पीड होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंगली जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। डी वाला पॉइंट क्या बोलता है, फाइन सीमेंट शोज द सेम सेटिंग टाइम एज कोर्स सीमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेटिंग टाइम इफेक्ट नहीं करता है। सेटिंग टाइम जो है फाइन सीमेंट का एंड कोर्स सीमेंट का सेम होता है, बट ये बात याद रखना, जो हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसकी जो वैल्यू होती है वो फाइन सीमेंट की और कोर्स सीमेंट की वो वेरी नहीं करती है। बस जो रेट होता है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्शन, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। फाइन सीमेंट में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है देन कोर्स सीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, गेज्ड सीमेंट मोटार कंसिस्ट ऑफ। जो गेज्ड सीमेंट मोटार होता है ना वो क्या होता है,
ठीक है, गेज्ड सीमेंट मोर्टार मिक्सचर होता है सीमेंट, लाइम एंड सैंड का, याद रखना हमेशा। जो गेज्ड सीमेंट मोर्टार होता है ना, वो मिक्सचर होता है सीमेंट, लाइम, सैंड एंड वाटर का। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन में मैंने बता दिया है। इन गेज्ड मोर्टार लाइम इज एडेड टू सीमेंट मोर्टार टू अचीव बेटर वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन फैट लाइम इज स्लेक्ड इट्स वॉल्यूम। अब फैट लाइम सबसे पहले क्या होता है, जो फैट लाइम होता है ना, इसको बोलते हैं रिच लाइम, रिच लाइम और वाइट लाइम और प्योर लाइम। जो फैट लाइम होता है इसी को रिच लाइम बोलते हैं, इसी को व्हाइट लाइम बोलते हैं, इसी को प्योर लाइम बोलते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइम का। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है क्ले के फॉर्म में, वो 5% से कम होती है। ये भी एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी से ये बनता है कि फैट लाइम को और कौन कौन से लाइम बोलते हैं, रिच भी बोलते हैं, व्हाइट भी बोलते हैं, प्योर भी बोलते हैं। समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फैट लाइम होता है उसमें इम्प्योरिटी क्ले के फॉर्म में कितने % प्रेजेंट रहती है, 5% से कम। समझ में आई बात। तो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है फैट लाइम में बहुत ज्यादा कम होती है। अब ये पूछ रहा है वो, व्हेन फैट लाइम इज स्लेक्ड इट्स वॉल्यूम। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए स्लेकिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहला होता है स्लेकिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्लेकिंग का मतलब होता है जब हम वाटर एंड लाइम को ऐड करते हैं तो कितना वॉल्यूम चेंज होता है ना। तो इसमें ये है कि जैसे ही फैट लाइम, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइम का, जैसे ही आपने फैट लाइम में वाटर ऐड होता है तो कितना % इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस टू 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है बहुत विग्रसली। तो आपको धीरे धीरे बहुत सेफ्टी से वाटर हम ऐड करते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। सो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 2 to 3 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट मैच क्या कर रहा है, 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम, है ना। क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए एकदम से इतना टाइम्स वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाता है फैट लाइम का। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम in order to convert into hydrated lime is known as। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, स्लैकिंग। स्लैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को ऐड करते हैं क्विक लाइम में, CaO में। जैसे ही हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है, जिसको हम हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम स्लेकिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई क्वेंचिंग क्या होता है। फिर अगर कोई भी मेटल पे वर्क चल रहा है, उसकी कटिंग वगैरह हो रही है, तो उसके कारण अगर उसको हमें कूल करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेंचिंग, है ना। नेक्स्ट है हाइड्रेशन प्रोसेस। हमें पता है ये रिएक्शन होती है जब सीमेंट एंड वाटर जब मिक्स करते हैं तो हीट इवोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे जब लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है एट टेम्परेचर 500 to 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम फॉर्म होता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो ये मैंने आपको चारों की डेफिनेशन भी समझ में आ गई है। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, स्लेकिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द जॉइंट्स विथ मोर्टार ऑफ रिच मिक्स इन ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी इज कॉल्ड। ठीक है, अब जब मैसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन होता है तो हम उसके फिनिशिंग के लिए 2 चीजें कर सकते हैं या फिर दोनों ही करते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है, मींस फर्स्ट क्लास ब्रिक का आपने यूज करके मैसनरी वॉल बनाया है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ पॉइंटिंग करिए। पॉइंटिंग में क्या होता है, जॉइंट्स को फिनिश करते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं ना पॉइंटिंग में,
मैसनरी वॉल में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको हम उन जॉइंट्स को फिनिश करते हैं। कैसे फिनिश करते हैं? 10 mm से 20 mm तक पहले जो मोटार ऑलरेडी है जॉइंट्स पर उसको रिमूव करते हैं एंड अगेन एक रिच मोटार प्रिपेयर करते हैं और उन जॉइंट्स पे फिल कर देते हैं। इससे जो मैसनरी वॉल में जो जॉइंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और उसके ऊपर से आपको प्लास्टर वगैरह या पेंटिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छे क्वालिटी की ब्रिक का यूज किया है। ठीक है। दूसरा होता है प्लास्टर। प्लास्टरिंग मतलब क्या होता है? आप पूरी मैसनरी वॉल को फिनिशिंग कर रहे हैं, उसके सरफेस को फिनिश कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हम प्लास्टर का यूज करते हैं। प्लास्टर होता है होल मैसनरी वॉल को फिनिशिंग प्रोवाइड करना, है ना। तो ये है प्लास्टर की डेफिनेशन। और पॉइंटिंग में क्या होता है? जॉइंट के साथ जॉइंट्स जो होते हैं ना उनको फिनिश करना, है ना। तो उसमें अपन रिच मोटार प्रिपेयर करते हैं। जॉइंट्स पे से सबसे पहले जो मोटार ऑलरेडी अप्लाइड है उसको रिमूव करते हैं 10 to 20 mm। उसको रिमूव करने के बाद देन अगेन रिच मोटार को प्रिपेयर करके वहां पर अप्लाई करते हैं। इससे जॉइंट्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन पॉइंटिंग। कास्टिंग में होल ब्रिक मैसनरी वॉल को अपन सरफेस को फिनिश करते हैं और उसके बाद पेंट अप्लाई करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द जॉइंट विद मोटार ऑफ रिच मिक्स इन ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी इज कॉल्ड पॉइंटिंग। तो इसका जो आंसर है वो है पॉइंटिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? ए मोटार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स्ड इज कॉल्ड। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ऐसा मोटार जिसमें हम लाइम को ऐड करते हैं सीमेंट मोटार में, तो उसको हम बोलते हैं गेज्ड मोटार। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? ए मोटार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स्ड इज कॉल्ड गेज्ड मोटार। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। इसमें हम क्या करते हैं? लाइम, सीमेंट एंड सैंड को मिक्स करते हैं तो हमें जो मोटार मिलता है वो होता है गेज्ड मोटार। मोटार क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ठीक है, अगर इसमें हमने लाइम को ऐड किया या फिर सीमेंट को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गेज्ड मोटार में। एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, आपको समझ में आए। गेज्ड मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, लाइम, सैंड एंड वाटर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सीमेंट टू लाइम मोटार टू improve its quality is termed as gauging, है ना। अपन क्या करते हैं? मोटार की क्वालिटी, लाइम मोटार की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सीमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? गेज्ड मोटार बोलते हैं। क्लियर? अब है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये CaCO3 है क्या? नहीं। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। यस, CaO है। क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। आगे और देख लेते हैं ऑप्शन, अगर उनमें से भी कोई करेक्ट हो तो देख लेते हैं। सी ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या? CaOH का ट्वाइस? नहीं। कैल्शियम क्लोराइड है क्या? CaCl2? नहीं भाई। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही है, बी, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने देखे यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलेज भी सारे लिख दिए हैं जो अभी मैंने बोले थे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एपरेटस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के साउंडनेस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि ये साउंडनेस किसकी है। लाइम की है साउंडनेस, लाइम की वजह से आई है या फिर मैग्नीशिया के वजह से आई है, तो वो आपको डायरेक्टली आप लगा सकते हैं ऑप्शन पे, करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ली चैटरलियर एपरेटस। ली चैटरलियर एपरेटस का यूज होता है फॉर फाइंडिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए अपन ली चैटरलियर एपरेटस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला सिर्फ लाइम का साउंडनेस चेक करना है, लाइम के वजह से अगर जो साउंडनेस क्रिएट हो रहा है सीमेंट में उसको चेक करना है, तो आप यूज करेंगे ली चैटरलियर एपरेटस। और अगर उसने लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों को बोला गया है तो ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है, इसको एक बार डिटेल में और देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्लम कोन टेस्ट का यूज करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए, है ना। विकेट एपरेटस टेस्ट या विकेट निडल्स का यूज करते हैं टू फाइंड
इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, एक्चुअली विकेट एपरेटस अकेले गिवन होता है यहाँ पे, तो अपन कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बोल सकते थे जिसमें इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसने बोल दिया विकेट्स निडल, तो निडल जो यूज होती है ना वो यूज होती है इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए सीमेंट का। अगर उसने विकेट प्लंजर बोला होता तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए विकेट प्लंजर का यूज करते हैं, और अगर उसने विकेट एनुलर अटैचमेंट बोला होता तो उसके लिए हम फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात? तो ये याद रखिएगा, उसने विकेट निडल बोला है तो इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है विकेट निडल, ठीक है। और लास्ट है यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसका यूज करते हैं अपन बैंडिंग मतलब फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, कंप्रेशन, देन शियर, तो ये सारा अपन कैलकुलेट करते हैं यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया आपका चारों टेस्ट के बारे में। एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं डिटेल में। साउंडनेस टेस्ट, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड लाइम इन सीमेंट, ऐसा लाइम जो कि कंबाइन नहीं हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं साउंडनेस, है ना। अब क्या होता है ना, कुछ कुछ लाइम्स के पार्टिकल्स रहते हैं वो कंबाइन ही नहीं हो पाते हैं जब केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। अगर वो फ्री लाइम अवेलेबल रहेगा सीमेंट में तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सपांशन होगा उसका, तो बार बार एक्सपांशन श्रिंकेज के वजह से जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी एलिमेंट की। क्लियर हुआ बात? इसलिए फ्री लाइम नहीं होना चाहिए ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, वो साउंडनेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। अगर वो फ्री जो है वो लाइम प्रेजेंट है, ओनली लाइम प्रेजेंट है, तो अपन ली चैटरली एपरेटस का यूज करते हैं, और अगर लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों की वजह से कैलकुलेट करना है तो हम ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम ऑप्शन में एक बार चेक करेंगे और फिर अगर जो भी ऑप्शन दोनों में से गिवन हो उस पर टिक करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टू व्हाट इज ईज रिलेटेड इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी? ईज मतलब क्या होता है? इजी, कितने इजी हम कंक्रीट को प्लेस कर पा रहे हैं, है ना। फॉर्म वर्क में हम कितने इजीली कंक्रीट को प्लेस कर पा रहे हैं। अब इन ये चार ऑप्शंस आपको गिवन हैं, क्या ये किससे मैच करता है? क्या जियोलॉजी से मैच करता है? क्या रियोलॉजी से मैच करता है? क्या मिनरोलॉजी से मैच करता है? क्या इकोलॉजी से मैच करता है? क्या तो इनमें से ये मैच करता है रियोलॉजी से। क्यों? क्योंकि रियोलॉजी जो अपन वर्ड पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं फ्लूइड के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन फ्लूइड या फिर लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, है ना, फ्लूइडिटी बताने के लिए। तो कंक्रीट में भी अपन क्या एक्चुअली बात कर रहे हैं? कंक्रीट कितना ज्यादा वर्केबल है। कंक्रीट कब वर्केबल होगा? जब उसमें फ्लूइडिटी होगी। अगर फ्लूइडिटी होगी उतने इजीली आप उसको कैरी कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, कॉम्पैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये जो ईज है ये वर्ड रिलेट करता है रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट को, तो ये याद रखिएगा। अगर इसको सॉल्यूशन में देखें तो वर्केबिलिटी क्या होता है? इज द ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी पोर्ड इन द फॉर्म वर्क। ईज रिलेट्स द फ्लो एंड फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट। ईज क्या बताता है? फ्लो या फिर फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट। अगर अपन रियोलॉजी देखें तो रियोलॉजी इज टर्म्ड दैट इज मेनली यूज्ड फॉर फ्लूइड whose flow properties are complicated in nature. It may be defined as the science of the flow and deformation of material। तो लगभग ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका आंसर दिया रियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हुई बात? याद रखना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और थोड़ा सा आपको वहां पे माइंड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, तो इससे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्लियर? हर क्वेश्चंस रटने से ही नहीं आंसर दे सकते हैं कि जो भी आप पढ़कर आए हो रटा हुआ है आप आंसर्स मार्क कर दोगे। आपको थोड़ा सा माइंड को एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर निकल के भी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कॉन्क्रीट कास्टिंग रिजल्ट इन। अगर मान लो मैंने कॉन्क्रीट को कोई भी फॉर्म वर्क में फिल किया और मैंने इनएडिक्वेट
कॉम्पैक्शन किया, मतलब अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किया है हमने। अगर अच्छे से आप कॉम्पैक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, पोर्स रह जाएंगे, कॉर्नर्स में कहीं कहीं पर ऐसी जगह रह जाएगी जहां पे कंक्रीट फिल नहीं हो पाया है। इसके वजह से जब हम फॉर्मवर्क रिमूव करेंगे तो आपको जगह जगह पे जो एलिमेंट आपने बनाया है वो पोरस दिखाई देगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हनीकॉम्बिंग। क्लियर हुआ, इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, हनीकॉम्बिंग। इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग रिजल्ट इन हनीकॉम्बिंग। ठीक है, जब हम कंक्रीट के किसी भी क्यूब को या एलिमेंट को कास्ट कर रहे हैं उस समय अगर आपने कॉम्पैक्शन प्रॉपरली नहीं किया है तो हमें हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ता है, वॉइड्स को रिमूव करना पड़ता है प्रॉपर कॉम्पैक्शन करने से। प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप प्रोवाइड करेंगे तो वॉइड्स रिमूव होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If characteristic compressive strength at 28 days is 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 दिनों में हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, वो स्ट्रेंथ जो हमें कब मिलती है, 28 डेज में मिलती है ना। सो उसने यही बोला, इफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द टारगेट स्ट्रेंथ एट 28 डेज फॉर कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन इज। सो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का, क्या होता है, Fm इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। यहाँ जो FCK होता है वो होता है कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों हमें गिवन है, हमें बोला गया है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए, मतलब FCK की वैल्यू 40 हो जाएगी, 40 ग्रेड का कंक्रीट है तो FCK की वैल्यू हो जाएगी 40। देन उसके बाद 1.65 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दिया है, 5 गिवन है ना। आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, 28 डेज की कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गई FCK की वैल्यू। एंड उसके बाद सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 गिवन है, तो आपको टारगेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है 28 डेज में, है ना। तो उसको हम डिनोट करते हैं FM से टारगेट स्ट्रेंथ को। तो जैसे ही हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आरसीसी में भी पूछा जा सकता है, बट हम जब कंक्रीट में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कंक्रीट की तो उसमें एक आता है पोर्शन, इसमें एक पोर्शन आता है कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। तो उस समय ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी किल्न यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ। जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस समय रोटरी किल्न का यूज होता है, तो उस रोटरी किल्न का जो रोटेट कितने स्पीड से वो रोटेट करता है वो आपको बताना है। तो हमेशा याद रखना जो रोटरी किल्न होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रोटेट होता है 1 RPM टू 3 RPM। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगर आप देखें द रोटरी किल्न रोटेट्स एट अबाउट 1 to 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जिप्सम इज एडेड एट अ टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर फॉर द पर्पस ऑफ। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं जब क्लिंकर्स का ग्राइंडिंग होता है, उसका क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था जब कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट पढ़ाए थे उस समय मैंने बताया था जो जिप्सम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको 1 to 2% अपन ऐड करते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या है ऐड करने का, अगर जो जिप्सम है वो रिटार्डर का काम करता है ना। अगर आपने जिप्सम को ऐड नहीं किया ना तो सीमेंट फ्लैश सेट कर जाएगा, है ना, एकदम से सेट कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए हम जिप्सम का ऐड करते हैं। तो जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। सो ऑप्शन करेक्ट क्या है, डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्लियर हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज द फील्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट? प्लास्टिक कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से फील्ड टेस्ट हैं? भाई अगर अपन बात करें ली चटरलियर टेस्ट की, तो सीमेंट का टेस्ट होता है, वो भी लेबोरेटरी है ना। इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सीमेंट का लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इससे हम साउंडनेस फाइंड आउट करते हैं ना, साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब बात करें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की, वर्केबिलिटी चेक करते हैं अपन कंक्रीट की, बट ये लेबोरेटरी मेथड होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट। देन बात करें इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, इसका यूज करते हैं एग्रीगेट के लिए। अपन एग्रीगेट के जो साइज होते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैली-बॉल एपरेटस टेस्ट। ये जो कैली-बॉल एपरेटस टेस्ट होता है ना, ये वर्केबिलिटी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं अपन प्लास्टिक कंक्रीट की, है ना। इससे अपन वर्केबिलिटी कैलकुलेट करते हैं प्लास्टिक कंक्रीट की फील्ड पर। तो जो ऑप्शन करेक्ट है ना वो ये है। ये जो बाकी के टॉप के जो ऑप्शंस है ना, ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये जो कैली-बॉल मेथड होता है ये फील्ड पे टेस्ट किया जाता है, इससे कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक की जाती है। टेस्ट कैसे किया जाता है देख लेते हैं। इस टेस्ट में दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। इट कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल एंडेड सिलेंडर। एक हेमिस्फेरिकल एंडेड सिलेंडर होता है, ठीक है। एंड द टेस्ट डिटरमाइंस द डेप्थ टू विच द apparatus will sink under its own weight। अब इसमें जो apparatus है हेमिस्फेरिकल सिलेंडर, ये अपने ओन वेट के कारण कंक्रीट में कितने डेप्थ तक सिंक कर सकता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो मेथड है ये फील्ड पे किया जाता है ना, लेबोरेटरी मेथड नहीं है। बाकी के सारे मेथड जितने भी थे वो कुछ सीमेंट के थे, उसमें से एक एग्रीगेट का था, एक सीमेंट का था, एक कंक्रीट का था, और ये सब लेबोरेटरी टेस्ट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्लाइंग शोर्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन सिंगल वॉल, टू एडजेसेंट वॉल, टॉल वॉल, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो जो फ्लाइंग शोर्स होते हैं ना, इसका हम यूज करते हैं जो दो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जब कंस्ट्रक्शन होता है ना। सो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? टू एडजेसेंट वॉल्स, ठीक है। तो हम अगर इसका आंसर देखें, द टर्म शोरिंग इज अप्लाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पररी स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सो उसको बोलते हैं अपन शोरिंग। फ्लाइंग शोर्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट पार्टली वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स। टू बिल्डिंग्स की वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए अपन फ्लाइंग शोर्स का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, when large openings are to be made in existing wall, the type of temporary work used is। मान लीजिए आपने मैसनरी वॉल कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। अब उस मैसनरी वॉल में बॉटम साइड में आपको लार्ज ओपनिंग का रिक्वायरमेंट है। अब लार्ज ओपनिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा टॉप मैसनरी वॉल को, जिससे वो कहीं पर भी अदर साइड पर डिफ्लेक्ट ना हो, है ना। तो इसके लिए आप डेड शोर का यूज करते हैं। जो सी ऑप्शन है डेड शोर का यूज करते हैं, सी ऑप्शन डेड शोर का। ये क्या करता है? डेड शोर इज यूज्ड टू प्रोवाइड वर्टिकल सपोर्ट टू द वॉल एंड रूफ व्हेन द लोअर पार्ट हैज टू बी रिमूव्ड, है ना। अगर आपको लार्ज ओपनिंग वॉल में प्रोवाइड करनी है बॉटम साइड पे, तो हम एक डेड शोर बनाते हैं, है ना। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है रूफ को एंड टॉप के में जो वॉल है उसको, ठीक है। जिससे हम जो भी ओपनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं या फिर नीचे से मैसनरी वॉल को रिमूव करने जा रहे हैं, तो हम वो आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर द। अब हमने पढ़ा है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में डिफेक्ट्स होते हैं, हमने बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। फंगस की वजह से, सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट आता है, जो नेचुरल सीजनिंग वगैरह होती है उसके कारण से डिफेक्ट आता है ना। देन कन्वर्जन जब करते हैं अपन, मतलब जब कटिंग करते हैं टिम्बर के, उस समय भी कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है।
है ना। तो ड्राई रॉट एंड वेट रॉट टिम्बर में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर के। ये कोई डिसीज नहीं होती है टिम्बर में, है ना कोई टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ना स्ट्रक्चर होता है टिम्बर का। सो ड्राई रॉट एंड वेट रॉट क्या होता है, डिफेक्ट होता है टिम्बर में, और ये किसकी वजह से आता है, ये फंगस की वजह से आता है, फंगई की वजह से आता है, ठीक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको दिखाई देगा ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज्ड बाय फंगई अटैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बोथ डायरेक्शन, नन ऑफ द गिवन आंसर। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बोथ द डायरेक्शन, जो प्लाईवुड होता है ना उसमें सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बोथ डायरेक्शन में। क्यों, देखते हैं हम। देखिए इन प्लाईवुड, और एक और होता है प्लाईवुड के साथ वुड प्रोडक्ट्स में वीनियर्स आते हैं, है ना। प्लाईवुड देन वीनियर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक हम प्लेस करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल, है ना। दोनों के जो ग्रेन होते हैं ना वो राइट एंगल पे प्लेस्ड होते हैं, प्लाईवुड के भी एंड किसके, वीनियर के भी, ठीक है। दिस क्रॉस ग्रेनिंग ऑफ वीनियर मेक्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पैनल कंसिस्टेंट अक्रॉस द बोथ डायरेक्शन। अब क्या होता है ना, जो प्लाईवुड है और जो वीनियर है, वीनियर भी एक थिन टिम्बर होता है, थिन टिम्बर होता है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है वीनियर की, है ना। 0.4 to 0.6 mm तक इसकी थिकनेस होती है। अब इसमें जो वीनियर होता है ना वो थिन बोर्ड होता है या थिन टिम्बर होता है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है, 0.4 to 0.6 mm होती है, ठीक है। तो प्लाईवुड और वीनियर को हम एक के ऊपर एक प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, दोनों को हम प्लेस्ड करते हैं वन अबव द अदर, लेकिन इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अगर आप उसको दोनों डायरेक्शन में देख लो, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, है ना, अगर आप बोथ डायरेक्शन में चेक करेंगे तो स्ट्रेंथ रहेगी ना वो सेम ही आनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या आनी है, सेम ही होनी है। तो इसलिए इसका जो आंसर बोला गया है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। किसकी, प्लाईवुड की। ये एडवांटेज होता है प्लाईवुड का क्योंकि हम उसके साथ यूज करते हैं वीनियर को, वीनियर एंड प्लाईवुड को एक साथ यूज करते हैं वन अबव द अदर। और वीनियर क्या होता है, थिन वुड होता है ये भी, जिसकी थिकनेस 0.4 to 0.6 mm होती है, याद रखिएगा, ठीक है। The artificial seasoning method that causes timber to become brittle and easy to break is, है ना। तो 4 ऑप्शन है, बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग या फिर किल्न सीजनिंग। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसके कारण हमारा जो टिम्बर है वो ब्रिटल या फिर इजी टू ब्रेक होता है ना। बॉइलिंग में, ये जो बॉइलिंग मेथड होता है जिसमें आप उबलते हुए पानी में टिम्बर को रखते हो 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद उसमें से निकालते हो बाहर तो सैप रिमूव हो जाता है, सैप तो रिमूव हो जाता है लेकिन उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जो बॉइलिंग मेथड होता है ना उसके बाद जो हमें टिम्बर मिलता है वो ब्रिटल नेचर का होता है या फिर इजी टू ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आपको पता है सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सीजनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सैप फ्रॉम टिम्बर। इसके 2 मेथड होते हैं। इसका फर्स्ट मेथड होता है नेचुरल सीजनिंग, जिसके 2 मेथड्स होते हैं, एयर सीजनिंग या फिर वाटर सीजनिंग, एंड नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग जिसके 4 मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, बॉइलिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर किल्न, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंडर आते हैं, क्लियर। चलिए, इन ए ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, जो कैम्बियम लेयर होता है ट्री में वो कहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें, मैंने डायग्राम बना के सॉल्व किया, ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूं मैं। सो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। जो पिथ होता है ना, ये जो पिथ होता है सबसे इंटीरियर पोर्शन होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और अगर कोई प्लांट ओल्ड हो गया है, ठीक है, तो वो क्या है, डिके कर जाता है। जब आप उसको कट करते हो प्लांट में, अगर ये डिके है पिथ वाला पार्ट तो इसका मतलब वो प्लांट ओल्ड हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन ने पूछा था कैम्बियम लेयर कहां पर लाई करता है, तो सबसे इनरमोस्ट पार्ट तो होता है पिथ का, उसके बाद होता है हार्टवुड,
ठीक है, उसके बाद होता है सैपवुड, और फिर जो कैम्बियम लेयर होता है ना वो सैपवुड एंड इनर बार्क के बीच में लाई करता है। याद रखिएगा, जो कैम्बियम लेयर होता है वो सैपवुड एंड इनर बार्क के बीच में लाई करता है। ठीक है, एनुअल रिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कॉन्सेंट्रिक लाइंस दिखाई दे रही है, कॉन्सेंट्रिक लाइंस, वो सारी एनुअल रिंग्स होती हैं, वो एज बताती हैं ट्री की। देन मेडुलरी रेस है, ये जो रेडियल लाइंस पिच से लेके कैम्बियम लेयर तक निकल कर आ रही हैं, वो क्या होती है, वो होती है मेडुलरी रेस। ठीक है, मेडुलरी रेस का काम क्या होता है, वो फूड को स्टोर करता है। दूसरा, जो एनुअल रिंग्स है उनको अपने जगह पर रखता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो कैम्बियम लेयर इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कैम्बियम लेयर होता है वो सैपवुड एंड इनर बार्क के बीच में होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, द आउटर बार्क एंड इनर बार्क नहीं, इसके बीच में तो कैम्बियम लेयर नहीं होता है। द इनर बार्क एंड सैपवुड, यस इट इज करेक्ट, सैपवुड एंड इनर बार्क के बीच में कैम्बियम लेयर होता है। ठीक है, ये ग्रोथ बताता है पूरे के पूरे ट्री की, इसमें बहुत सारे अमाउंट में सैप प्रेजेंट रहता है और नई एनुअल रिंग इसी में फॉर्म होती है। ठीक है, द सैपवुड एंड हार्डवुड, ये तो मैंने बता ही दिया है, करेक्ट आंसर क्या है, इनर बार्क एंड सैपवुड के बीच में कैम्बियम लेयर लाई करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट बाय, टिम्बर फायर रेजिस्टेंट हम कैसे बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है सोकिंग इन अमोनियम सल्फेट। ठीक है, देखते हैं शायद ये करेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कोटिंग इट विद तार पेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तार पेंट अपन जब अप्लाई करते हैं तो अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पंपिंग क्रश व्हाइट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर, नहीं ये भी ट्रीटमेंट ही होता है टिम्बर में। देन सीजनिंग प्रोसेस जो होता है इसमें रिमूवल ऑफ सैप फ्रॉम टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग, है ना, सो ये भी नहीं हो सकता है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। देखते हैं, चलिए मेथड ऑफ मेकिंग टिम्बर फायर रेसिस्टेंट, टिम्बर को फायर रेसिस्टेंट हम कैसे बना सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल सच एज Al2SO4 का थ्राइस, बोरोन, ZnO2 एक्सेट्रा। अगर इसमें हम टिम्बर को सोक कराते हैं तो टिम्बर को हम फायर रेसिस्टेंट बना सकते हैं। या फिर एक और प्रोसेस है सर एबल्स प्रोसेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे अपन टिम्बर को फायर रेसिस्टेंट बनाया जाता है। क्लियर। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है ये। बाय कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर्स, ए क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड इज नोन एज, है ना, जब इस प्रोसेस से हमको आयरन मिलता है, वो कौन सा फॉर्म ऑफ आयरन होता है, वो सबसे खराब फॉर्म ऑफ आयरन होता है ना। बात करें अपन जिसको बोलते हैं पिग आयरन, जो रॉट आयरन होता है ना वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। क्लियर हुआ। तो सबसे खराब फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है वो होता है पिग आयरन। क्लियर हुआ ना। तो याद रखिएगा, सबसे खराब फॉर्म ऑफ आयरन जो हमें मिलता है बाय कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर, ए क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड इज नोन एज पिग आयरन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The yield strength of H/ST and CTD bars, इसकी yield strength कितनी होती है, H/ST bar and CTD bar। तो जो इसकी yield strength होती है वो होती है 415 मेगा पास्कल, याद रखिएगा। अब इसके लिए हमें ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि H/ST बार्स या फिर CTD बार्स होती क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप बात करें जो Fe415, इसी को अपन H/ST बार बोलते हैं पहले तो, ठीक है। जो H/ST बार्स होता है इसको अपन बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। जो H/ST बार्स होता है वो होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, याद रखिएगा। एंड CTD जो बार्स होते हैं ये कोल्ड ट्विस्टेड बार्स होते हैं। जो CTD बार्स होते हैं इसको बोलते हैं कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, याद रखिएगा, दोनों फॉर्म्ड होते हैं बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ ए बार नियर ए सपोर्ट इज एट एन एंगल ऑफ,
है ना। सो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, शायद ध्यान से देखा हो या पता ही हो बहुत लोगों को, कि जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो सपोर्ट पे आपने देखा होगा एंड सपोर्ट पे हम बार्स को बेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है, जो पूछा भी गया है, कितने एंगल पे हम वो बार्स को बेंड करते हैं। तो याद रखिएगा, हम 45 डिग्री एंगल पे सपोर्ट्स को बेंड करते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, 45 डिग्री एंगल पे बार्स को क्यों बेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर शेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। शेयर को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कोई इंक्लाइन मेंबर का जरूरत पड़ता है जिससे शेयर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो 45 डिग्री पे हम एंगल को यहाँ पर 45 डिग्री पे इसलिए हम बार को बेंड करते हैं, शेयर को रेजिस्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए 45 डिग्री पर हम बार को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे बिल्डिंग मटेरियल के, ठीक है। अब हम बहुत जल्द नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में नया सब्जेक्ट कोई हम अभी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। आज आपका ये 5th सब्जेक्ट था, इसका वेटेज बहुत हाई होता है। जितने भी आप जीपीएससी के एग्जाम्स देख लें, या तो फिर नवोदय एंड कल्चर, या फिर आप रोड एंड बिल्डिंग का देख लें, या फिर आप बात कर लें एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल होता है सब्जेक्ट, इसका वेटेज बहुत हाई होता है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।